गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेक्चर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन, कि वो आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कि मेटल की क्या वजह है इंटरेक्ट करने की और लिगेंड की क्या वजह है। दूसरे लेक्चर में हमने उनकी शेप को पढ़ा। जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसकी शेप क्या होती है वो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा। आज हम और डिटेल में कुछ और पैरामीटर्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उसकी कुछ कुछ बारीकियाँ, वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आगे हमें पूरी थ्योरी को, वीबीटी को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने में काम आएंगे और एकदम झट से हम आंसर कर सकें। तो पैरामीटर पे पहले फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर मेन ये होता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। मेटल की जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जो मेटल होता है उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। जैसे कि आपके सामने कोबाल्ट विद अमोनिया 3,6+2 के साथ अवेलेबल है। तो एकदम मैं झट से बोलूं कि इस कैटायनिक फॉर्म कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट किस फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां पर प्लस माइनस चार्ज क्या है, N। तो निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, पहले ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देखिए कितना है, +2, तो बराबर लिखना है +2। मेटल के नाम का आप लिखेंगे X और नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई 6, क्योंकि अमोनिया NH3 कितने हैं, 6, तो यहां पर 6। और आपको ये पता होगा अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका जो चार्ज होता है अमोनिया पर 0 चार्ज होता है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो x + 6 = 2। तो x मतलब अल्टीमेट मेटल पे चार्ज कितना है, +2। तो यहां पर मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। बात समझ में आ गई। अब हम कोई और दूसरा एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि उस मेटल पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमने यहां पर एग्जांपल लिया नंबर 2, मैग्नीज CN6 2 नेगेटिव। ये मैंने यहां अनायनिक फॉर्म में ले रखा है। अगर पूरा न्यूट्रल आपके सामने रखा जाएगा तो कुछ इस तरह रखा जाएगा, दिख रहा है कि K2Mn CN6। तो अब इस मोइटी के ऊपर चार्ज कितना है, 2-, जो आपको यहां दिख रहा है। तो ये बराबर में लिखना आपको कि बराबर है -2। मेटल के नाम का हम लिखते हैं X, आपने लिख दिया। अब हमारे लिगेंड का नंबर कितना है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता होगा Cn नेगेटिव होता है, तो Cn पर चार्ज कितना है, -1, तो -1 से मल्टीप्लाई, 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है -2। -2 क्या है, इसका चार्ज। और इस तरह इक्वेशन बनी x - 6 = -2। और आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x = +4। तो यहां पर मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4। आगे जब हम वीबीटी या सीएफटी करेंगे तो एकदम जैसे ही ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, यहाँ कोबाल्ट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में। अब आती है नेक्स्ट निकिल की, निकिल CO4, इस पर चार्ज क्या है, 0, मतलब न्यूट्रल है। अब आपको पता होगा CO क्या होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। मेटल के नाम का हमने क्या लिखा, X +4 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि उसका चार्ज =, अब आपके कॉम्प्लेक्स मोइटी के ऊपर चार्ज कितना है, वो भी 0 है। अल्टीमेट x = 0 आ गया, तो निकिल पे चार्ज कितना आ गया, 0। बात क्लियर है। आप इसे आराम से भी ध्यान से भी देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल लेने का सिर्फ रीजन ये है कि आप एकदम किसी भी मोइटी को देखकर ये बता सकें कि उस पर चार्ज क्या होगा। क्लियर है। अब आगे चलते हुए लास्ट इस टॉपिक पे,
जो क्वेश्चन है, निकिल Cl4 2 नेगेटिव। अब मोइटी के ऊपर चार्ज कितना है 2 माइनस, तो बराबर है 2 माइनस, और निकिल के नाम का हम क्या लेंगे x, आपके लिगेंड का नंबर लिखेंगे 4। Cl हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस कितना चार्ज कैरी करता है -1, तो 4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई +2, तो निकिल यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये बात भाई क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इस चीज को प्लीज एक बार अपने लेवल पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वीबीटी सीएफटी में इंस्टेंट आपको ये रिजल्ट निकलने चाहिए, तब आपका फायदा है। नेक्स्ट, अब आपने यहां पर पीछे भी देखा होगा कुछ मोइटी ऐसी थी जहां पर देखो कुछ मोइटी थी जिन पर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर +1 चार्ज था। कुछ मोइटी ऐसी होंगी जिन पर, जैसे यहां इसको सोल्व करोगे तो पीटी Cl4 2 नेगेटिव है यहां पर, यहां देखिए। तो एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, बड़ी वाली ब्रैकेट के अंदर, तो उसको पर्टिकुलर हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो हमारी मेन मोइटी होती है। अब उसके ऊपर जो यहाँ चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव में हो तो हम उसको बोलते हैं कटायनिक मोइटी, अगर नेगेटिव में हो तो उसको अनायनिक मोइटी। बात समझ रहे हैं? इस चीज का याद रखना। आपने 12th क्लास में जब आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर होगा वहां पर पढ़ा होगा, अनायनिक मोइटी होती है तो उसमें आयुपैक नेम में नेमिंग चेंज हो जाती है, प्लम्बेट, अर्जिनेटेट, अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है। ठीक है, अब ये दो चीजें हमें बहुत जरूरी थी जानने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, जस्ट वेट एक सेकेंड। जस्ट वेट। हाँ, अब ये दो टॉपिक हमने पढ़े कि भाई एक कटायनिक अनायनिक, मतलब कहने का मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारा पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है वो मोइटी कटायनिक और अनायनिक है, और उनके आयुपैक में भी डिफरेंस होता है जहां से हम पता लगा सकते हैं। अब हम बेसिक जो हमारे सिलेबस में है टॉपिक EAN रूल को पढ़ने जा रहे हैं। EAN रूल, पहले तो भाई इसकी फुल फॉर्म सुनो, यहां पर भी देखो लिखा मिलेगा, है ना। EAN का मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये बेस है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि हार्ड एंड फास्ट ये रूल फॉलो होता है, बट इन जनरल ये रूल फॉलो होता है। रूल कैसे फॉलो होता है देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रुप 18, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन गैसेस पढ़ी है। उस ग्रुप की खास बात आपको पता होगी कि सभी की सभी मोइटी, जितनी भी मोइटी है, सॉरी मोइटी नहीं, एलिमेंट, उनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कहने का मतलब दे आर इनर्ट, क्योंकि उनकी शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो भी एक इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे जी वो कौन सी होती है, वो ये होती है। कहने का मतलब अगर ये आप यहां पर चेक करेंगे NS2N-1D10NP6, अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है। कहने का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इससे पहले आप ये बात है स्कैनेडियम, कौन सी गैस आती, हीलियम, नियोन, ऑर्गन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, और ये इलेक्ट्रॉन का सम कितना हो गया 18, तो 18 + 18। अब आप पूछोगे कि मैम ये कह क्या रहे हो, हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। तो बिल्कुल सिंपल बताती हूँ। हमने जब शुरुआत की थी लेक्चर 1 में तो ये बहुत अच्छे से बताया था कि मेटल जिनको हम यूज करेंगे वो है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। और आपको पता होगा ट्रांजिशन मेटल कहाँ से शुरू होते हैं, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर उनके नीचे नीचे सीरीज बनती है, वो आगे मैं दिखाऊंगी। तो अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो वो यहां से शुरू होती है, आर्गन,
18 इलेक्ट्रॉन, NS2 N-1 D1 to 10। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 to 10 कहां तक? जिंक 10 आ जाएगा। आप पूछेंगे मेरे से स्कैनेडियम की क्या होगी मैम? ऑर्गन, NS2 मतलब 4s2 3d1। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मुझसे पूछेंगे मैडम टाइटेनियम की क्या होगी? तो भाई सिंपल है, स्कैनेडियम टाइटेनियम, इसका 21, इसका 22। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? ऑर्गन तक चलती रहेगी जैसी आई है, आगे 4s2 3d2। ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन यही ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो देखो, आर्गन तक तो अब मैंने बताया ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे। और आगे आप इनका सम करेंगे, इनमें 6 + 10 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। 18 + 18 कितने होते हैं? 36। कहने का मतलब ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उनका भी अल्टीमेट रीजन है, दे वांट टू गेट ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसी चीज को EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोला जाता है। अब बात क्लियर है? तो हर एक का कॉम्प्लेक्स को हम ये डिफाइन करेंगे या मेंशन करेंगे, हमें कैलकुलेट करना होता है कि EAN रूल को ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, और थोड़ा इसके बेस पे हम उसकी स्टेबिलिटी को एक सेकेंड, हम उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? FeCN6 3 नेगेटिव। भैया आपके सामने मैं ये लिख देती हूँ Na पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही अगर Cl नेगेटिव मतलब 17 इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसने मिल गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। ये बात अच्छे से मानते हो? तो Cl क्या है? एक मोइटी। इसी तरह ये मोइटी आप इस चीज को मानेंगे जिसपे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखी है। समझ रहे हो? कहने का मतलब सिंपल है, जैसे Cl नेगेटिव पर जो चार्ज मानते हो और इस पर 3 नेगेटिव है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं, 3 नेगेटिव। अब यहां पर देखिए, अब जो मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिखने के बाद सबसे पहले 2-3 चीजें देखेंगे कि आपकी स्क्वायर ब्रैकेट, आपकी जो कॉम्प्लेक्स है उस पर यहां पर चार्ज कितना है। ये इन्होंने फ्रेशली बता रखा है 3 नेगेटिव। दूसरा आप चेक करोगे कि यहां लीगेंड का नंबर कितना है, 4 है, 6 है, 2 है, ये चीज पता, ये हमें पता चल गया। ये मोइटी क्या है? 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है। अब हमें देखना है मेटल, मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आपको यहां अच्छे से दिख रहा होगा मेटल देयर इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने अभी सीखा था, अब आराम से उस रूल को जिस तरीके से हमने निकाला था उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए, X लिखेंगे Fe के नाम का, और बराबर साइन जो जितना ऊपर साइन है -3 लिखेंगे। अब मेटल के नाम का हमने X लिखा +6 नंबर ऑफ लीगेंड। अब ब्रैकेट में हम लिखते हैं जितना आपके लीगेंड पे चार्ज है। हमारा लीगेंड है Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव कैरी -1 चार्ज, तो -1 हम यहां लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? X -1 × 6 -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +3। आया समझ में? तो हमारा Fe क्या था? X। तो Fe पे चार्ज कितना आ गया? +3। तो अब देखो भाई,
Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। अब किसी चीज पर +3 लिखा होता है तो इसका मतलब आपको पता है कि उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 3 का डेफिसिट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 23। अब Cn नेगेटिव, आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि चार्ज Cn नेगेटिव है लेकिन इट कंट्रीब्यूट्स, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू, और टोटल नंबर ऑफ Cn नेगेटिव कितने हैं, 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कितने करेंगे, देखो Cn नेगेटिव पे चार्ज है -1, इस चीज को क्लियर रखना भाई। लेकिन ये डोनेट इलेक्ट्रॉन्स कितना करता है, 2, एक तरह से 1 लोन पेयर, मतलब सॉरी लोन पेयर नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कितना हो गया, 2 × 6 12। तो अब इस सिस्टम के अंदर ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 23 इलेक्ट्रॉन Fe के, 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के, 35। और हमने अभी En रूल में क्या पढ़ा था, इन इलेक्ट्रॉन्स का सम कितना, 18, ऑर्गन तक सम कितना, 18। एक कॉम्प्लेक्स को En रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 36। और हमारे सिस्टम के पास कितना है, 35। तो इट डू नॉट ओबे En रूल, सिंपल, क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अब इसी चीज को हमने एटॉमिक नंबर में पढ़ा है, बात प्लीज ध्यान से समझिएगा। हमने किस फॉर्म में पढ़ा है, एटॉमिक नंबर की फॉर्म में, कि हमने क्या लिया यहां पर, उसका एटॉमिक नंबर। लेकिन अब हम सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल, क्योंकि आपको पता होगा बॉन्डिंग जो फॉर्म होती है, वीबीटी भी बोलती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इनर्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप छोड़ दीजिए, आउटर मोस्ट को अगर आप कंसीडर करेंगे तब भी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। तो अब ये था 36 रूल, मतलब एक ही चीज है परंतु दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए Fe, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑर्गन, (4s2 3d6), क्लियर है, ऑर्गन 4s2 3d6। अब आपको पता है हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि दीज आर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। तो यहां पर इन्होंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की है। अब आपको पता है Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एक तरह से डेफिसिट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको S के इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन S के गए, अभी तो एक बचा है, एक और एलिमिनेट करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से भी चला गया, तो बचा कितना, 3d5। तो कहने का मतलब इस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अब आगे देखिए Cn नेगेटिव, ये बात प्लीज याद रखिएगा कि Cn नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज 1 होता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट 2 करता है। तो 2 × 6 है लिगेंड, तो 6 से किया तो हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। अब 5 + 12 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 17। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें कितना चाहिए, 18। इसके अकॉर्डिंग 36। अरे भाई सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। ऑर्गन को यहां पर इंक्लूड कर रखा है, ऑर्गन को यहां पे इंक्लूड नहीं कर रखा है, बाकी दोनों चीजें क्या है, सेम सेम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें प्लीज, ये दो जो क्वेश्चन पढ़ा हमने निकालने का तरीका, उस चीज को आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा और सिंपल वे में आपको निकालना है। जैसे कोबाल्ट का यहां पर एग्जांपल है,
कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। प्लीज ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। अभी थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में आगे डिस्कस करूंगी, आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, और वो कैसे याद होंगी वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, अभी बता देती हूँ। अभी के लिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, अब आप कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स को देखें तो वहां तीन चीजें आपके सामने होनी चाहिए। उस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, जो कि यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल पे +3 है। वहां पर लिगेंड का नंबर कितना है, जो कि 6 है। अमोनिया है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x अमोनिया पे चार्ज 0 इज इक्वल टू +3। तो अल्टीमेट आपके कोबाल्ट पर चार्ज कितना आ गया, +3, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। अब इस पर चार्ज है तो इसका सीधा मतलब ये है कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 27 - 3 आपका इलेक्ट्रॉन हो गया 24। अमोनिया, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अमोनिया भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 2 × 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब आप जो इलेक्ट्रॉन आपके मेटल के पास हैं और आपके लिगेंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन दोनों को जोड़ेंगे। 12 + 24 कितना इलेक्ट्रॉन बना, 36। ये रूल को फॉलो करता है इनको। ये हमने देखा एटॉमिक नंबर के रूल से। अब हम ऑर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूड करके इसको सीखेंगे। कैसे, देखिए। अब देखिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है। जनरल सिर्फ कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, ऑर्गन 4s2 3d7, ऑर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंने बताया सबसे पहले s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो निकलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो आपका सिस्टम कौन सा बन गया, D6। D6 का मतलब ये है कि अब आपके ओरिजिनल कोबाल्ट जो यहां पर कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है उस पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आ गई बात। और आपके लिगेंड का कंट्रीब्यूशन सेम है, तो 6 + 12 कितना हो गया, 18। इस तरह आपको इस रूल को फॉलो करना है और देखना है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस EN रूल को फॉलो करने के साथ साथ जो आपके लिगेंड 4 होंगे, कहने का मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगी, जैसे कि यहां पर नीचे पैलेडियम Pt, निकल CN4, ये कॉम्प्लेक्स, ये DsP2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। मतलब स्क्वायर प्लेनर, आपके लिगेंड कॉर्नर्स पे हैं और सभी लिगेंड मेटल के साथ एक प्लेन में है। इन कॉम्प्लेक्स की खास बात ये होती है, जैसे आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन काम करना बंद कर देते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। किसके इलेक्ट्रॉन, s के। इसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो जिनमें लिगेंड का नंबर 4 होता है एंड दे आर स्क्वायर प्लेनर, उस केस में EN रूल को फॉलो करने के लिए 16 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। दोबारा समझाती हूं, थोड़ा सा कुछ नहीं है, आपको सिंपल चीज पता है। जैसे कि मैंने लिख दिया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। भैया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 +3 +3, लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, P1s2, आउटर की बात करूं, P1s2, सभी की P1s2। अब नीचे जाते जाते जो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन है काम करना बंद कर देते हैं, तो थैलियम है +1 ऑक्सीडेशन शो करता है। सो इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसी वजह से
थैलियम कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाना इजी करता है, जैसे कि आप ये कहें थैलियम Cl3 और थैलियम प्लस, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, दिस वन। वाई, क्योंकि ये +1 ऑक्सीडेशन में ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा फिजिबल नहीं है। इसी तरह सिंपल अभी समझाने के वे में बता रही हूं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, क्लियर, लेकिन कब, जब लिगेंड 6 हो, और यही रूल 16 में कन्वर्ट हो जाता है जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो, कब, जब लिगेंड 4 हो और आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा बने, स्क्वायर प्लेनर। कारण क्या है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। क्लियर है, वो आगे थोड़ा और डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगी, बस इतना याद रख लेना, जब 4 लिगेंड हो तो 18 वाले को हम EN रूल फॉलो करने वाला नहीं कहेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन वाले को EN रूल फॉलो करने वाला कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। और ये प्लीज सारे कॉम्प्लेक्स एक बार अपने लेवल पे करके देखना है, जरूरी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखिए। सभी के सभी निकाल के चेक करना कौन सा फॉलो कर रहा है, ये जैसे ये नहीं कर रहा है, ये कर रहे हैं सभी। अब आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने मैंने पूरी टेबल रखी है। अब इस टेबल का क्या यूज है, तो दोस्तों ध्यान से सुनो। आपने EN रूल को निकालने के लिए 2 रूल पढ़े, एक तो 36 का, एक 18 का। दोनों एक ही चीज है, बस खास बात क्या है, 18 में ऑर्गन तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम काउंट नहीं करते, इसमें हम काउंट करते हैं। अब दोनों में इसका अपर एज होती है, कहने का मतलब ये ज्यादा इजी होता है निकालना, ये टफ होता है। क्यों, क्योंकि इसको निकालने के लिए 36 हमें सभी का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो मैं आपको समझाने वाली हूं और ये इसका सिग्निफिकेंस बताने वाली हूं कि ये टेबल हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो भाई, पहले तो छोटा सा समझो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैनेडियम से शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या स्कैनेडियम की, ऑर्गन तक चलेगी, फिर उसके बाद 3D1 4s2। क्लियर है। अब टाइटेनियम की इसमें 2 कर दिया, वेनेडियम की 3 कर दिया, क्रोमियम की 4 कर दिया, मैंगनीज की 5 कर दिया, Fe की 6 कर दिया। आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको ये अर्जेंसी है कि आपको जिंक तक के सभी याद हो, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये फ्लो में याद होने चाहिए आपको, ये आपको एक तरह से याद रखने होंगे। और जब आप जिंक तक याद रखेंगे तो आपको पता भी होना चाहिए जिंक का 30 एटॉमिक नंबर है, ये 21 से शुरू होता है, 10 है ये। अब आपको ये याद रखने हैं कि टाइटेनियम के नीचे जिंक, जिरकोनियम, हफेनियम, वेनेडियम, नाबियम, टंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन, मैग्नीज, टक्टेनियम, रहेनियम, Fe, रुदीनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, PdPt, कॉपर, AgAu, जिंक, PD, कैडमियम, Hg, ये याद होने चाहिए आपको। क्योंकि ये याद इसलिए, एटॉमिक नंबर याद नहीं, बस ये पता होना चाहिए ये सीरीज पूरी याद है आपको। और इसके नीचे क्या आता है, मैंगनीज के नीचे क्या आता है, कारण अब सिंपल है, जो ये हमारी पहली सीरीज है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज बोलते हैं, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। पहली सीरीज में 3D4s यूज होता है, दूसरी सीरीज में 4D5s यूज होता है, और थर्ड सीरीज में 5D6s यूज होता है। तो आपको सीरीज का ही पता होगा कि ये कौन सी सीरीज में और किसके नीचे है, तो बस सीरीज को एक्सटेंड कर देना, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। अब आप कहोगे मैम थोड़ा समझ नहीं आया, क्या कहना चाहती हैं आप, तो देखो भैया, मैंने कॉम्प्लेक्स दिया FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव।
आप यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो वो है +3। क्लियर है? अब मैंने आपके सामने ऑस्मियम यही CN6 3 नेगेटिव दिया, तब भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन एक जो 2 रूल पढ़ाए हैं, एक है 36 रूल और एक था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, EN रूल को डिटेक्ट करने के लिए। अब 36 रूल के अकॉर्डिंग मुझे इसका एटॉमिक नंबर चाहिए, याद करना पड़ेगा 76। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि ऑस्मियम आयरन के नीचे आता है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आता है, तो मैं सीधा ये लिख सकती हूं 3D 4S न 3D 4D 5D 5D 4S। S तो सभी में 2 होगा ही। ऑस्मियम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो इसमें भी 6 होंगे। अब आप कहोगे मैम पीछे वाले की जरूरत नहीं पड़ी। अरे भाई वो इनर्ट है, उसकी जरूरत नहीं होती। VBT ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक उसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर निकालने के लिए, वो हमारे पास अवेलेबल है। अब जो हमने कॉम्प्लेक्स मिला है कौन सा? ऑस्मियम CN6 3 नेगेटिव, ऑस्मियम पे चार्ज +3। तो ऑस्मियम किसकी लाइन में था? Fe की में। तो सिंपल है, हम एक सेकेंड वेट। ऑस्मियम Fe की लाइन में है। Fe की कॉन्फ़िगरेशन थी 3D6 4S2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8 सिस्टम। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 6 8। ऑस्मियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। और आपको अच्छे से पता है CN6 है, तो 5 + 12 17 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये EN रूल को फॉलो नहीं करता है, तो मुझे ऑस्मियम के एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं पड़ी ये निकालने के लिए। आगे चलें, यही सीरीज आपके सामने है। प्लीज आपको पता होना चाहिए, मैंगनीज पहली सीरीज पूरी याद होनी चाहिए, और दूसरी सीरीज आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किसके बाद आएगा। EN रूल निकालने में इजी हो जाता है और ये आपके एग्जाम में भी आता है। आगे चलिए, अब आता है VBT थ्योरी। इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, नो डाउट हमने पढ़ा है, लेकिन अब इसको पूरे फॉर्मेट के तरीके से, पूरे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमने इसके बारे में पता लगाया था कि मेटल और लिगेंड, मेटल ट्रांजिशन होना चाहिए, लिगेंड ऐसा जिसको जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सके मेटल को, और जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा था? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी म्यूचुअली शेयर्ड। और इस थ्योरी को आप आराम से पढ़िएगा, मैंने ये चीज़ पूरा पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है। अब आप कहोगे कि मैम हाइब्रिडाइजेशन को भी बहुत अच्छे से समझाया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बस ये कॉम्प्लेक्स के नाम दिए हैं इसलिए आपके सामने रखिए। और कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि KMNO फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीज डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसकी जो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन SD3 होती है। और D आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो D बिटवीन द प्लेन पार्टिसिपेट करते हैं।
एक इस एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको आपके सामने रखा। आगे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो उसमें ये डी कौन सा यूज होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब दिस वन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपसे पूछा जाता है कि डी पी कौन से इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब आगे देखिए, DsP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी तो सभी इंक्लूड है लेकिन dz स्क्वायर, आप ये ध्यान रखें स्क्वायर प्लेनर में जो डी इन्वॉल्व हुआ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में FeCO5 एग्जाम्पल, उसमें जो डी इन्वॉल्व होगा dz स्क्वायर। ये जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का समझाने लगे और आप इतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें कि सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ये भी बताएं कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंगल कौन से हैं, तो आपको मार्क्स मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि एग्जामिनर पर ये इंप्रेशन जाता है कि बहुत पूरी डेप्थ में इसको नॉलेज है। ठीक है, D2sp3, यहाँ पर P तो सभी इन्वॉल्व हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं, पर डी स्क्वेयर यहाँ पर ऑन द प्लेन, ऑन द दिस वन ऑर्बिटल इंक्लूड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ठीक है, 90-90 सभी एंगल 90-90 के होते हैं। फर्क कहाँ आता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। अब आगे चलते हैं, आउटर इनर ऑर्बिटल, ये मैं आराम से बताऊंगी, बस ये याद रखिए इनमें फर्क ये है सिर्फ कि देखो यहाँ पर डी अंदर की साइड लिखा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है, मतलब इनर डी यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, या आउटर डी क्या होते हैं पूरा डेप्थ में मैं आपको बताऊंगी, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी लिगेंड 6 होते हैं, यहाँ पर भी 6 एंगल सभी 90-90। बस ये याद रखिए डी स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल में ईजी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, दैट्स इट। अब आगे चले, अब ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल। अब वीबीटी थ्योरी बोलती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग किस थ्रू होगी, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इस चीज को पढ़ने वाले हैं। देखो इस चीज को बहुत अच्छे से CFT ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम ये दिमाग में रखेंगे कि हम उस टाइम में जा रहे हैं जब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, और हमें नहीं पता है पेयरिंग वेयरिंग क्यों होती है, स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। हम VBT के तरीके से चीजों को एनालिसिस करेंगे और ध्यान देंगे। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कहने का मतलब ML6 + -N, हमारी मोइटी कुछ ऐसी होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किसने डिसाइड की, इसके लिगेंड ने 6। अब इन्होंने कहा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर हो या आउटर, ये डिसाइड कौन करता है, वैसे में लिगेंड की कैपेसिटी। हालांकि VBT ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि लिगेंड डिसाइड करता है, लेकिन उसे ये पता था कि पेयरिंग होती है, बहुत बड़ी बात है। जैसे गांव में मक्खन निकालते हैं और उनको ये पता होता है कि भाई गर्मी में मक्खन निकाला जाता है दही से, तो उसमें ठंडा पानी गिरता है, डाला जाता है, और सर्दियों में निकाला जाता है तो उसका रिवर्स किया जाता है, कहने का मतलब गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी इसमें डाला जाता है। लेकिन उसका लॉजिक क्या है ये ना पता हो। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाय प्रैक्टिस हमें पता होती हैं, बट हम उसके लॉजिक के बारे में अनअवेयर होते हैं। तो ऐसा ही कुछ VBT के साथ हुआ। दैट थ्योरी वाज अवेयर अबाउट पेयरिंग but don't know the reason of pairing and it is its limitation,
और वीबीटी की लिमिटेशन ये वाली किसने प्रूव की, किसने इसको शॉर्ट आउट किया, वो थी सीएफटी। उसने कहा लिगेंड बताता है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो अभी आपको दिमाग में रखना है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी, बट वी डू नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। हम यहां पर पेयरिंग, और जो वीबीटी ने किया पेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने उसको किससे रिलेट किया, मैग्नेटिक मूवमेंट से। अब मैग्नेटिक मूवमेंट एक नई आइडेंटिटी में आपको यहां पर पैरामीटर में इंट्रोड्यूस कर रही हूं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहती हूं। देखो भाई, ये सिंपल चीज है, बहुत बड़े बड़े काल से हमें पता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि कई चीजों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उस टाइम तक जब वीबीटी थी तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे ये पता करने के लिए कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बात समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है। वीबीटी के टाइम में मैग्नेटिक मूवमेंट था और इसके बेस पे इन्होंने डिसाइड किया कि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा या डायमैग्नेटिक। कैसे? तो बिल्कुल देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मूवमेंट। सॉरी, सीधा रिलेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दे हैव ए डायरेक्ट रिलेशन विद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं पैरामैग्नेटिक करैक्टर इंक्रीज होता है, और डायमैग्नेटिक करैक्टर तब बढ़ता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो और पेयरिंग हो जाए। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसका मतलब है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर अप हो रहे हैं, और पेयर अप हो रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग। तो इन्होंने बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक मोमेंट से अपनी थ्योरी को रिलेट किया था। अब कैसे, अब मैं दिखाती हूं। आप इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, सॉरी COCN6 3 नेगेटिव। तो कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? अब आप बिल्कुल टिप्स पे निकालिए, कोबाल्ट +3 में है। अब ऑर्गन वाली यहां पर लिखी जाएगी, उसका कोई रोल नहीं, हम क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काम चला लेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3d7 4s2, क्योंकि कोबाल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोबाल्ट 27। समझ रहे हैं? ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन ये एंड दिस वन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये इन्होंने यहां पर लिख दी। और अब आप मेरे से पूछेंगे मैम एक बात बताइए, एक लॉजिकल बात, ये ऐसे क्यों लिखी है 4p, जो इसमें है ही नहीं फिर भी लिख दिया? तो भाई याद रखना, बिल्कुल याद रखना, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोबाल्ट में 4s है, तो उसी मैग्नेटिक, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ऑर्बिटल इसमें वैकेंट होता है, और बहुत सारी जगहों पर इस वैकेंट ऑर्बिटल का यूज होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो अपनी वैलेंसी को ये बढ़ा लेते हैं। तो हमने ये ऑर्बिटल सभी के सभी लिखे। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, कोबाल्ट +3। तो मैंने बताया सबसे पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 गए, लेकिन 3 जाने हैं तो एक d ऑर्बिटल से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, d6 सिस्टम। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल को फुलफिल करेंगे, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, वो देगा कौन, Cn, और वो किसने रिप्रेजेंट किए हैं, डॉट डॉट लाइन में आपको दिख रहे होंगे। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोला गया? देखो अभी एक चीज ध्यान से देखो, कितने ऑर्बिटल हैं, 5 यहां पर, 1 यहां, 3 यहां पर, 5 6 और 3 9, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
बात समझ में आई। और ये सारे फुलफिल्ड हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक मिनट अभी बताते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ये है, आपने पेयरिंग क्यों कराई? भाई पेयरिंग इसलिए कराई क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को जब मैग्नेटिक मोमेंट या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देखा गया तो ये पाया गया कि ये डायमैग्नेटिक है। तो वीबीटी जिसने इंट्रोड्यूस की पोलिंग ने, इसके ये इलेक्ट्रॉन जो ये दिख रहे हैं इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें पेयर अप करा दिया। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में अगर इससे आगे का ऑर्बिटल यूज होता, डी ऑर्बिटल, तो बोलते मतलब 4d। यहां पर देखो डी भी होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए जिसके अंदर उस जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो ये ऑर्बिटल हमने यूज नहीं किया क्योंकि पेयर अप हो गया, तो 2 ऑर्बिटल यहीं पर खाली मिल गए हमें। तो D2sp3 सिंपल है। और इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होता है? एक छोटी सी चीज बताती हूं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें डी ऑर्बिटल मेटल का यूज होता है, इनर ऑर्बिटल मतलब स्पेशली जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D यूज हो जाए, और यहां पेयरिंग होती है। पेयरिंग अगर होगी अनपेड इलेक्ट्रॉन की तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी कॉम्प्लेक्स में, समझ रहे हो? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग नहीं होगी तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वैसे के वैसे रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं। अब आगे चले, चलिए नेक्स्ट, कोबाल्ट NO2 6 4 नेगेटिव। अब देखिए कोबाल्ट यहां पर x + 6 - 1 = चार्ज क्या था? 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। तो आप यहां पर कोबाल्ट का चार्ज निकालेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और निकालने के बाद कोबाल्ट यहां पर 27 को हम कैसे लिखते हैं? आर्गन 3d7 4s2 न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन ऑर्बिटल में लिख दीजिए। अब कोबाल्ट +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे पहले 4s में से, तो एज इट इज रहेगी। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहां पर पेयरिंग दिख रही है। इस पेयरिंग को कौन एक्सप्लेन करता है? कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है आपस में पेयर अप हो गए। एक ये छोटी सी यहां पर ये जो एडवांस ये जो चीज़ है ये बाहर में लेके गए हैं D2sp3। ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स हैं ये जिनकी ज्योमेट्री CFT ने बताई थी, ये बीच में आ गया। इसको एक बार CFT होने के बाद तुरंत मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगी क्योंकि वो इसकी लिमिटेशंस को सोल्व करती है, तो इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। अब आगे चलते हैं क्योंकि मैं सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखना चाह रही हूँ ताकि अभी बेस बन जाए। ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों गया, इस पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब कि भाई ये इलेक्ट्रॉन अपना इजीली डोनेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब ये स्ट्रक्चर को वेरीफाई किया जाता है कि ये ऐसे बना। अब है आपके सामने मैग्नीज CN6 3 नेगेटिव। मैग्नीज लिगेंड 6 है और पूरे कॉम्प्लेक्स में 3 नेगेटिव चार्ज है, तो x - 6 = -3। तो मैग्नीज पर चार्ज कौन सा है? +3। अब मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? आर्गन 4s2 3d5।
अब कई बार आप कहोगे मैम कभी आप इसको आगे लिख लेते हो कभी इसको लिख लेते हो, तो याद रखना इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होती है, और कभी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं तो पहले इसमें से होते हैं। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन कभी जाएंगे, जैसे अब यहाँ पे मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे, हटा दिया हमने जो देखो, और डी में से 1 इलेक्ट्रॉन आपके सामने दिख रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, और इस कॉम्प्लेक्स को जब एक्सपेरिमेंटल डिटेक्ट किया गया तो ये अगर नोट करोगे एक के 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो और एक के 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो, तो पैरामैग्नेटिक कौन सा ज्यादा होगा, दिस वन या दिस वन? दोबारा बोलती हूं, एक कॉम्प्लेक्स जिसके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये, एक कॉम्प्लेक्स जिसके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, दिस वन। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होते हैं वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन यहां पर पेयरिंग कराई गई है, तो एक्सपेरिमेंटल इस कंपाउंड को जब चेक किया गया तो पता चला कि ये वीक पैरामैग्नेटिक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस वजह से पेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन इधर इंट्रोड्यूस किया गया है। बात क्लियर है? और इस वजह से 3D के इलेक्ट्रॉन, 3D ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, s ऑर्बिटल ये p4p, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वीक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब वैनेडियम VNH3 6 3 पॉजिटिव। अब एक बात देखिए, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, कॉन्फ़िगरेशन देखिए पहले, आर्गन 4s2 तो सभी में होगा क्योंकि यहां तक ही कैल्शियम बन जाता है, आर्गन और 2 20 इलेक्ट्रॉन पे ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई कैल्शियम की, 3d3 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि यहां पर लिखी हुई है। अब आप यहां पर चेक करेंगे, वैनेडियम NH3 6 3 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई जो आपके सामने ऑरेंज कलर में लिखी हुई है, x प्लस 0 चार्ज है मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 3, क्योंकि मोइटी पर +3 चार्ज है, तो यहाँ ओवरऑल वैनेडियम पर चार्ज क्या आया, +3, तो वैनेडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, ये रही, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब आप यहाँ देखिए, हमें 2 ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में चाहिए होते हैं, ऑलरेडी हमारे को अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए 2 ऑर्बिटल यहाँ से, क्योंकि D2 बनेगा, S के लिए S चाहिए, P के लिए अवेलेबल P3, तो यहाँ पर अल्टीमेट खुद से ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, पैरामैग्नेटिज्म, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगी, अब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कहोगे कि मैम पैरामैग्नेटिक का क्या रिलेशन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेटोन, इस फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। मतलब सिंपल है कि मैग्नेटिक मोमेंट हमें किसी भी चीज का निकालना है तो हमें उस कॉम्प्लेक्स के हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। जैसे यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में VNH3 6 + 3, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, 2, तो आप फॉर्मूले में रखिए 2 × 2 + 2 4 √8 बोर मैग्नेटो, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। कई बार कॉम्प्लेक्स में पूछा जाता है या बताया जाता है कि कैसे, आपको ये कहा जाएगा वैनेडियम NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, दिस कॉम्प्लेक्स हैज बोर मैग्नेटोन √8 मैग्नेटिक मोमेंट, ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा।
क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखे हैं और आप एक चीज देखेंगे, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम आपके सामने है कॉम्प्लेक्स। तो इन सभी में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्बिटल स्पेस है यहाँ पर, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी। दिख रहा है? क्रोमियम +3, क्योंकि देखो यहाँ पर एक खास बात देखिए, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी यहाँ पर मोइटी का चार्ज है वो अल्टीमेट किस पर आके रुकेगा? टाइटेनियम पर, वेनेडियम पर, क्रोमियम पर, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल की लिखनी है, फिर उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ले जाकर आप लिखेंगे, वो यहाँ पर है। ठीक है, D1। इन्होंने नेचर ऑफ लिगेंड लिखा है वाटर, ये CFT बताती है, तो हम नेचर पे अभी जा नहीं रहे हैं, बस यहाँ देख रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक के बेस पे देखो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब हम इनका बोर मैग्नेटोन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते। एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n × n+2। एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रखेंगे, 1 + 2 √3। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 × 2 + 2 4 √8। वेनेडियम का आया √8। क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स का क्या आएगा? √3 × 3 + 2 5 √15। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक पैरामैग्नेटिक में वीक है मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ थोड़ा स्ट्रोंग हुआ है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ है। तो इसके बेस पर भी हम ये बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में कितना मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेयरिंग होगी या अनपेयर्ड होगी। अब आगे वेनेडियम, क्रोमियम हम पढ़ चुके। अब हम देखते हैं क्रोमियम NH3 पॉजिटिव, सेम जैसा ऊपर था, सेम एज इट इज। अब है क्रोमियम CN6 4 नेगेटिव। प्लीज ये क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे करके देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको खुद पता लगेगा। अब आप ये कहोगे मैम एक चीज और, यहाँ NO पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव स्पीसीज भी लिगेंड होती हैं? ये कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ सकता है। अरे भाई, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सके वो लिगेंड की जगह पे आ सकती है, वेदर इट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन देने का पोटेंशियल होना चाहिए। तो कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट बना रखी हो कि क्या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज लिगेंड नहीं होती? होती हैं, हो सकती हैं। ठीक है, तो प्लीज इन कॉम्प्लेक्स को ध्यान से अपने लेवल पे करें। अब आगे ये सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए डाले हैं ताकि आप लोग पहले उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, फिर इलेक्ट्रॉन लेस करके इस सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन ये लेस करके वो D सिस्टम कौन सा है, फिर लिगेंड इन्होंने प्रिडिक्ट कर कहा, चलो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। आप ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं आपके सामने, इन सभी को लिखें। अब आगे चलते हैं। अब है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहली बार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? लिगेंड। लिगेंड में भी क्या? नंबर ऑफ लिगेंड। अगर आपके लिगेंड 4 है तो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि वो टेट्राहेड्रल। अब देखिए निकिल Cl4 2 नेगेटिव। अब आपको दिमाग में थोड़ा सा स्पीड आनी चाहिए। 2 नेगेटिव -4 ये दे रहा है, x -4 = -2, तो निकिल पे क्या चार्ज है? +2। निकिल की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल क्या होती है? निकिल +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? पहले सिंपल की, ऑर्गन 3d8 4s2। समझ रहे हैं आप? ऑर्गन 3d8 4s2। अब +2 है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 8 सिस्टम आपके सामने अवेलेबल है। अब कॉम्प्लेक्स बनाना है,
अब आप मेरे को एक चीज पूछ सकते हो, मैम यहां पर 4 लिगेंड में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लानर भी होता है, sp3 4 में भी होता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑर्बिटल यूज होंगे? ऐसा भी हो सकता था पेयरिंग होने के बाद एक ऑर्बिटल यहां बचता, एक s 2 में p के ले लेती, तो ये इकट्ठे होके स्क्वायर प्लानर बना देते। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये ऑर्बिटल यूज करने हैं, इनको पेयर नहीं करना? तो भाई मैं सिंपल बताती हूं, क्वेश्चन आपकी बुक में कैसे आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि ऐसे मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि पेयरिंग होगी या अनपेयरिंग, क्योंकि हम थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल कैसे जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट। आपका क्वेश्चन दिया होगा निकिल Cl4 2 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट है √8, प्रिडिक्ट इट्स ज्योमेट्री। अब आप आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन समझे? निकिल Cl4 2 नेगेटिव, मैग्नेटिक मोमेंट √8 बोर मैग्नेटोन, ये इसकी यूनिट है, प्रिडिक्ट इट्स ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो भाई, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सीधी बात। अब अगर आप इसको DsP2 करोगे, मतलब माना मैंने ये ऑर्बिटल पेयर अप हो जाता, यहां पर इसका ये sp3 की इन्होंने बना रखी है, मैं DsP2 की बनाती हूं। यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन, पेयर अप पेयर अप पेयर अप, और ये दोनों आपस में पेयर होके यहां पर बन जाते। एक ऑर्बिटल यहां खाली होता जो मेरा D का काम करता, S यहां से ले लिया, इन 3 में से मैंने 2 ले लिए P के लिए, बिल्कुल सही किया ना। अब मेरी 4 Cl यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, इन्होंने भी पेयर अप कर दिया। क्या हो गया? बात समझ में आई? दोबारा लिखती हूं कि ये sp3 की हाइब्रिडाइजेशन है, एक प्रोबेबिलिटी ये भी साथ में चल रही है, यहां तक तो सेम चलेगी, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे एक ऑर्बिटल खाली होगा, यहां पर s का एक ऑर्बिटल होगा, 2 यहां पर इंक्लूड कर लिए जाए, कहने का मतलब ये ऑर्बिटल, एक ये खाली हो, एक ये 2 यहां, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए जाए। लेकिन अगर मैं पेयरिंग कर दूंगी तो √8 मैग्नेटिक मोमेंट जो मैंने कहा क्वेश्चन में, ये भी होना चाहिए ज्योमेट्री के साथ साथ। ये अगर पॉसिबल है तो sp3 के केस में पॉसिबल है, ना कि DsP2 में। तो इस वजह से ज्योमेट्री सिर्फ निकिल Cl4 2 नेगेटिव में sp3 टेट्राहेड्रल बैठती है, DsP2 नहीं। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। अब आता है निकिल CO4, निकिल CO4। अब इसके लिए आपको ये मत सोचना कि पेयरिंग करूं ना करूं, कंफ्यूजन आएगा, नहीं। आपके सामने निकिल CO4, इट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड नाउ एक्सप्लेन इट्स ज्योमेट्री। अब 4 लिगेंड है तो 2 प्रोबेबिलिटी, एक स्क्वायर प्लेनर, एक टेट्राहेड्रल। अब आप ध्यान से देखिए, निकिल 28 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, यहां पर न्यूट्रल है, तो इसमें क्या होगा, D8 4s2, टोटल इलेक्ट्रॉन कौन सा सिस्टम हो गया, D10 सिस्टम।
और आपको पता होगा CO न्यूट्रल लिगेंड है, और एक CO कोई भी लिगेंड है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। और क्वेश्चन में मैं बोल चुकी हूं जो आपके एग्जाम में आएगा कि ये डायमैग्नेटिक है। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियरली देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अगर ये आपस में पेयर अप हो जाए, और आप कहोगे पेयर अप क्यों हो, क्योंकि DS और 4s की एनर्जी सेम होती है, तो आपस में म्यूचुअल लेन देन ये कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुलफिल्ड हो गया, ये s ऑर्बिटल खाली हो गया, p ऑर्बिटल इज अवेलेबल। तो sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बात समझ में आई? कब पेयरिंग होगी नहीं होगी यह आपको मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्लेन करता है, कोई और चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। ये आगे चलिए। अब देखिए कुछ और कॉम्प्लेक्स दिख रखे हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मैग्नीज X4 2 नेगेटिव, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2। अब ये लेस करने के बाद D5 सिस्टम आ गया आपके साथ। इस क्वेश्चन को देते वक्त और आपसे ज्योमेट्री पूछते वक्त ये कहेगा इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है √35 √35 मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। तो ये पॉसिबल कब है इतना ज्यादा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां अवेलेबल होंगे? D ऑर्बिटल में। तो S और P ऑर्बिटल मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स की होगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और √5 तभी मुमकिन है। अब मेरी सीधी सीधी बात ध्यान से सुनो। ऑक्टाहेड्रल में भी 2 कंपटीशन थे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर भी 2 कंपटीशन है कि टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि जिसमें पेयरिंग हो गई वहां पर डैम श्योर है DSP2 होगा, मतलब स्क्वायर प्लेनर। ये पक्का नहीं है। पीछे हमें कॉम्प्लेक्स पढ़ा है निकिल CO4। मेरी बात ध्यान से सुनो कि पेयरिंग के चक्कर में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। ऐसे ही लिगेंड 4 में भी 2 टाइप है, एक है स्क्वायर प्लेनर, एक टेट्राहेड्रल। तो आप हर एक जब भी करें मैग्नेटिक मोमेंट के साथ उसका तालमेल बिठाने की कोशिश करें कि भाई मैं पेयर करने के बाद मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। तो 2 पॉसिबिलिटी, मतलब एक बार आप पेयर करके देख लीजिए, एक बार अनपेयर करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी में पेयरिंग होती है, बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा, ये आपको भी पता है, D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और D ऑर्बिटल तब होगा जब जनरली पेयरिंग होती है। अब देखिए यहां पर निकल CN4 2 नेगेटिव, तो यहां पर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 S के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपका D8 सिस्टम आपके पास कॉन्फ़िगर इसके ज्योमेट्री के लिए बचा है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए, इस पर मैं पूरा टाइम लूंगी, प्लीज थोड़ा सा फोकस हो गए समझना। देखिए अब अगर आप इसकी यहां पर ज्योमेट्री देखेंगे तो यहां से अगर पेयरिंग हो जाए तो ये वाली प्रोबेबिलिटी बनती है, और अगर ये अनपेयर्ड रहे तो हम इन ऑर्बिटल को यूज करके sp3 कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं टेट्राहेड्रल। सिंपल है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि पेयरिंग हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? वो बताता है मैग्नेटिक मोमेंट। आप ये मत सोचो कि मेरे को याद रखना पड़ रहा है। जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन वाला चीख चीख कर ये कहेगा
कि दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक एंड नाउ टेल मी इट्स ज्योमेट्री। और ये ज्योमेट्री तभी आपको पता चल सकती है, डायमैग्नेटिक होगा तो ऑब्वियसली दो अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपको पेयर अप करना पड़ेगा। पेयर अप कर दोगे तो ये वाला ऑर्बिटल खाली होगा, तो ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल आपकी हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा। एक ये ऑर्बिटल, एक ये और तीन ये, दो ये सॉरी, तो DsP2 मतलब स्क्वेयर प्लेनर। क्लियर है? तो पैनिक मत लेना, बस दोनों प्रोबेबिलिटी पेयर अप होके अनपेड होके आप उनको जज कीजिए। और अगर आपकी स्टेटमेंट ये दे रखी हो कि दिस इज स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रखिए, और ये कहे डायमैग्नेटिक है या वीक पैरामैग्नेटिक है, तब पेयरिंग करने के बारे में सोचिए। ठीक है, नेक्स्ट 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 बस भाई अभी हमने क्या पढ़ा उसको ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने आज वीबीटी पढ़ी है। वीबीटी के तीनों पार्ट, ऑक्टाहेड्रल में हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, आउटर अभी नहीं पढ़े हैं मैंने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, ईएन रूल को फॉलो किया है, ईएन रूल को देखा है कि कॉम्प्लेक्स किस किस में ये फॉलो होता है नहीं होता है। और ईएन रूल को निकालने के दो तरीके हमने पढ़े हैं, एक 18 इलेक्ट्रॉन की तरह, एक 36 इलेक्ट्रॉन की तरह। 36 में हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत होती है, ईएन 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता हो, पीरियोडिक टेबल का हमारे दिमाग में एक रिव्यू हो, मेमोराइज हो, और ये पता हो कि Fe के नीचे क्या आता है, मैग्नीज के नीचे क्या आता है, स्कैनेडियम के नीचे क्या आता है, टाइटेनियम के नीचे क्या आता है, निकल के नीचे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या आता है, तो हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।